इंडेक्स इंडेक्स 1। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? फिनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये सीए फाइनल का, जैसा कि आप सब जानते हैं, पेपर नंबर 1 है ग्रुप 1 का। सौ नंबर का पेपर है, 40 लाना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या सिलेबस है? तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो मोटे तौर पे अगर हम आपसे कहें तो हम यही कहेंगे कि मोस्टली इसका सिलेबस इंड एएस का है। इंड एएस है तो 39, लेकिन आपको पढ़ना जो है वो 34 पढ़ना है। कुछ इंड एएस आपको राहत दी गई है, आपको बचत दी गई है कि चलो कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। तो कुछ एएस में आपको राहत और बचत दे दी गई है कि भाई उसके बगैर भी आपका काम चलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी तो सारा का सारा आपको पढ़ना है ही। चैप्टर वाइज की बात करें तो 3 बड़े टॉपिक्स आपके सामने आते हैं। एक तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मॉड्यूल नंबर 3 में है, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन और एक कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन, ठीक है। तो एक सेक्शन ये है, ये तो खैर पूरा सिलेबस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा सेक्शन ये है, हालांकि ये जो सेक्शन है ये भी इसी से अपनी पावर ड्रॉ करेगा। आप देखेंगे कि इसके अंदर भी पावर वहीं से ड्रॉ होनी है और कहीं से नहीं होनी है। तो ये बेसिकली मोटे तौर पे अगर हम आपसे बात करें तो आपके सिलेबस की बात है, ठीक है ना। मॉड्यूल की बात करें तो 4 मॉड्यूल हैं मोटे मोटे से। बाकी पेपर के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस पेपर के बारे में मैं कह सकता हूं कि इसका सिलेबस अच्छा खासा है। अगर हम आवर्स की बात करें, वो लेक्चर की, टीचिंग आवर्स की, तो हम लोगों को मिनिमम साइड में चाहिए 250 घंटे और बाकी प्रैक्टिस वैक्टिस मिला के हायर साइड में 400 घंटे तक की लेक्चर की बात हो सकती है, ठीक है ना। ये आपको हायर साइड में देखना पड़ेगा, कम से कम इतना तो है ही, बाकी और ज़्यादा तो हो ही सकता है। लेकिन कोई भी सफ़र शुरू करने से ही ख़त्म होता है। बड़े से बड़ा सफ़र देखने में तो बड़ा लगता है कि भाई कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर आप शुरू करेंगे तो फिर काम आपका हो ही जाएगा। तो यही कहा कि प्रभु का नाम लेके चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। क्या होगा मैनर पढ़ने का? तो देखिए, पास्ट एग्जाम्स को अगर हम बेस माने न्यू सिलेबस के, ये पूरी तरह से न्यू सिलेबस का बैच है, इसमें ओल्ड सिलेबस के बच्चे ना रहें। ये पूरी तरह से न्यू सिलेबस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैनर ये होगा दोस्तों कि हम लोग कवर क्या करेंगे, 100% स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। जो भी आईसीआई का लेटेस्ट स्टडी मॉड्यूल है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नवंबर एग्ज़ाम हो या अगला मई एग्ज़ाम हो या उसके अगला नवंबर एग्ज़ाम हो, जो अभी इंस्टीट्यूट की साइट पे मटेरियल है
अब जो आगे आएगा उसके बारे में क्या कर सकता हूँ, वो हम लोग 100% कवर करेंगे। उसके ए टू जेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके ए टू जेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी। इसके अलावा जो भी आरटीपी इंस्टीट्यूट वो इशू करेगा समय समय पे, या पीछे उन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है, या जो भी मॉक टेस्ट की बात होगी एमटीपी, उस मॉक टेस्ट पेपर की हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ मई 2018 न्यू सिलेबस से लेकर अभी तक हुआ है एग्जाम जुलाई 2021 कि जितने भी एग्जाम क्वेश्चन होंगे हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब जब कोई चैप्टर होगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे। जहां जरूरत पड़ी तो अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर नहीं की जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है आपके स्टडी मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन है हर चैप्टर में कि उन्हीं को ढंग से समझे और पढ़ें तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बाहर से बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और सब एएस बेस पढ़ाई है तो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन तो हम लोग पढ़ने के दरमियान करते ही रहेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। अब क्लास कैसे होगा, तो देखिए क्लास ये फेस टू फेस क्लास है। आप चाहें तो लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस आकर जहां ये क्लास चल रही है सामने बैठ सकते हैं और आप हैंड टू हैंड अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन वही है कि आर्टिकलशिप में थोड़ी समस्या होती है, तो शाम को शायद आने में आपको दिक्कत हो, ठीक है कि नहीं। बट जो आ सकते हैं, कई सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर फेस टू फेस का एहसास ही ख़त्म हो गया है, तो मैंने निश्चय किया कि भाई ऑनलाइन तो बहुत पढ़ाते हैं हम लोग, एक फाइनल का फेस टू फेस भी होना चाहिए। और इसी को सोच के फाइनल का फेस टू फेस, चाहे 2 बच्चे हों चाहे 200 बच्चे हों, हम लोग फेस टू फेस क्लासेस कर रहे हैं, करेंगे। बेहद ज़रूरी है। एक जो सामने से इंटरेक्शन होता है उसका कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन मजबूरियां भी हैं। मजबूरियां क्या है भाई, आउटसाइड ऑडिट है, ऑफिस में कई बार देर हो जाता है, तो सर फेस टू फेस क्लास हम कर रहे हैं और छूट जाए तो क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना दोस्तों, ये आपकी क्लासेज ऐप पे अवेलेबल है। टॉपर क्लासेज का एक ऐप है, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, ये क्लासेज ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। रंजन आहूजा, हेलो दोस्त। तो ऐप पे ये क्लासेज दोस्त अवेलेबल है, कोई भी क्वेरीज हो रंजन तो साथ साथ आप पूछ सकते हैं आप ऐप पे। तो ऐप पे क्लासेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप लाइव भी देख सकते हैं, जैसे मान लिया आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस दरमियान भी देख लिया हेडफोन लगा के, ऑडिट पे गए हैं तो भी कोई बात नहीं। और आप रिपीट भी देख सकते हैं जितनी बार, अनलिमिटेड। आप एग्जाम के समय तक अनलिमिटेड रिपीट इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और मोबाइल के साथ साथ एक और चीज़ है लैपी, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो, फेस टू फेस में आप नहीं हैं, तो जो अपना हेल्पलाइन नंबर है 8595464215, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे जाके बातें कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे इन चीज़ों को करने में, ठीक है। तो कोर्स क्या होगा ये पढ़ेंगे। भाई आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सीए इंस्टीट्यूट का ये जरूरी है। बाकी चीज़ें मैं दूंगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी मैं दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मैं पेज नंबर बताऊंगा और उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक रहेगा ना। चलिए, तो ये मैनर होगा। सर कब कंप्लीशन होगा, तो देखिए चूंकि कोर्स लंबा है और हम हफ्ते में 4 दिन पढ़ेंगे, तब भी ये समय लेगा। हम कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहते। ये 70-80 घंटे की पहले से रिकॉर्डिंग है, अगर आप वो देखते हैं तो फिर थोड़ा समय कम लगेगा। मॉड्यूल 2 पहले से रिकॉर्डेड है, तो मॉड्यूल 2 आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैसे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं मॉड्यूल 1 पढ़ाऊंगा, और टारगेट यही है कि मॉड्यूल 1 अक्टूबर में ख़त्म किया जाए, मॉड्यूल 3 हम लोग नवंबर दिसंबर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और मॉड्यूल 4 हम लोग दिसंबर जनवरी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और तब उसके बाद फिर वापस मॉड्यूल 2 कराएंगे। जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोग जनवरी फरवरी के महीने में ख़त्म करेंगे। तो मैं एक सेफर साइड में लेके चलना चाहता हूं दोस्तों,
कि अगर अभी से करेंगे तो 28 फरवरी, और पहले वाला भी देख लेंगे तो 31 जनवरी। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा क्लासेज बेनिफिशियल रहेगी 2022, अगर आप मई में एग्ज़ाम देते हैं या जून में या दिसंबर में देते हैं, नवंबर में। अब की बार के दिसंबर के लिए पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा बच्चों, जितना हो पाएगा वो कर लीजिएगा, कोई मनाही नहीं है, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा वो दिसंबर 2021 के लिए। और पुरानी रिकॉर्डिंग मैं आपको देना नहीं चाहता, जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है मैं चाहता हूँ उसी से करें, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक डायनेमिक पेपर है, इसमें कुछ चेंजेज आते रहे हैं पीछे। अब तो नहीं होगा, लेकिन पीछे चेंजेज आते रहे हैं। ठीक है ना। तो ये रहेगा अपना कंप्लीशन का डे। इस बात को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 28 फरवरी तक पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब 5 महीने मानिए ना, 5 महीने। ठीक है। और बाकी तो ये है ही। अभी क्लासेस की टाइमिंग जो है लाइव क्लासेस की, बाकी रिकॉर्डिंग तो कभी भी देखिए, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 से 9 है, और संडे 12 से 2 है। लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको डेली भी कर लेंगे, 7 के 7 दिन, ताकि आपका एकदम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इसकी मेरी जिम्मेवारी है 100 नंबर की, ये आप मेरे जिम्मे छोड़िए, बाकी पेपर अपना पढ़ते रहिए। वैसे फाइनल में ज़्यादा पढ़ने का अच्छा अप्रोच ये होता है कि एक समय में एक पेपर लीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि फाइनल में इतना टाइम आपको मिलता नहीं आर्टिकलशिप के, होमवर्क का और बाकी चीज़ों का। तो एक बार में 2-3 पेपर आईपीसीसी की तरह ना पढ़ें मेरे हिसाब से। बाकी तो आप अपनी कैपेसिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो मेरे हिसाब से एक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक प्लानिंग कर लिए कि भाई जनवरी तक मैं पेपर ख़त्म कर लूँगा, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई में मैं एसएम ख़त्म कर लूँगा, एसएफएम। तो इस तरह से आप अपने काम कर सकते हैं। लॉ मैं खुद से पढ़ लूँगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा करके आप तैयारी कर सकते हैं, और आपके पास टाइम भी होता है, साल 2 साल 3 साल, तो उसके हिसाब से आप करें। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर क्या होगा अगर बाद में अमेंडमेंट हो गया तो बेटा वो मेरी जिम्मेवारी है। आपको 2022 में 2023 में जो भी अमेंडमेंट होगा, उन सभी अमेंडमेंट की बात हम आपसे करेंगे। आपको बीच रास्ते में थोड़ा ना छोड़ा जाएगा। तो 22 और 23 में जो भी अमेंडमेंट होगा दोस्त, वो आपको कराया जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं आज की क्लास अब शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है ना। शुरू से शुरू करूँगा, बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई विल स्टार्ट। एक मिनट रुक जाइए, मैं ज़रा एक फाइल बना लूँ। आइए तो शुरू किया जाए। देखिए, ये पूरी तरह से स्टडी मटेरियल है, मैंने उसमें कुछ भी कटिंग फटिंग नहीं करी है। कटिंग फटिंग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। एक बार पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर समरी में समय समय पे आपको देता रहूँगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आपके मन में बात आएगी सर चैप्टर 1 क्यों छोड़ रहे हो, भाई पढ़ा रहे हो तो पूरा पढ़ाओ। देखिए, चैप्टर 1 में बेसिक फ्रेमवर्क है, और बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर जो बातें होती हैं वो सब बड़ी कॉमन बातें होती हैं, जो आपने फाउंडेशन और आईपीसीसी में पढ़ रखी है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह। तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में कभी लौट के बीच में पढ़ लेंगे। उससे कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं आता,
बट फिर भी नॉलेज के लिए एक बार देखना है तो देख लेंगे, बल्कि आप भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, वो सब फाउंडेशन लेवल की चीज़ें हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वो सब्जेक्ट को हाई फैंसी बनाने के लिए उन्होंने वहाँ दे रखा है। तो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, और वो उसका जो हेडिंग है आप देख सकते हैं, इंड एस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पज फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कई सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। एक तो इंड एस क्या है, जनरल पर्पज फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, और ये प्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए यहीं से अपनी कहानी की हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो नोट्स है ये कुछ नहीं है, सीए का स्टडी मटेरियल है। आप अपना स्टडी मटेरियल निकालिए, मैं पेज लिखता जाऊंगा, और बस उसी को हमने थोड़ा बड़े बड़े लेटर्स में कर दिया है। बट फिर भी अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम का ग्रुप है, टॉपर्स सीए फाइनल क्लासेस, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, या मेरे नंबर पे भी अगर आप हेलो भेजेंगे तो मैं उसमें कर दूंगा, 76786। आप हेल्पलाइन नंबर से भी ये काम करा सकते हैं, मेरे से भी करा सकते हैं, 52839। तो लिंक मैं दे दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं आपको दे दूंगा और वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही सोर्स की बात। अब सोर्स को जाने दीजिए एक तरफ और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल कि इंडेक्स क्या है और इंडेक्स क्यों है। भाई जब पहले से एस था ही तो फिर और किसी चीज़ की क्या जरूरत पड़ गई भाई साहब। जब पहले से एस था ही तो किसी चीज़ की जरूरत क्या पड़ गई। तो देखिए, आप अब सब जानते हैं कि अब वो जमाना ग्लोबलाइजेशन का है। एक समय हुआ करता था कि हम ही हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम ही नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग बाहर से ला रहे हैं पैसा, फंड, बिजनेस करने आ रहे हैं, और हमारे लोग बहुत सारे बाहर बिजनेस करने जा रहे हैं। हमारी कंपनियां बाहर से कैपिटल लाने जा रही हैं। तो देखा जाए तो अब हर आदमी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब आप छोटे बच्चे थे तो घर के लोगों से ही मतलब था, लेकिन अब आप ऑफिस में पहुंच गए तो अपने घर के लोगों के रिलेशन को तो देखना ही है, और अपने क्लाइंट और अपने ऑफिस का सबके साथ आपको एक इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अब घर में जैसे आप जिद करते थे वैसे तो नहीं चलेगा ना। तो वही वाली बात यहाँ है कि भाई ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हो रहा है, ढेर सारा डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स हो रहा है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। तो हमें अपने से तो मतलब रखना ही, लेकिन बाहर की दुनिया से भी मतलब रखना है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी है कि हमारे जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो भी सिंगल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी तरह से करेंगे तो कैसे बात बनेगी। हम अपनी तरह से करें तो अमेरिकन कंपनियों को समझ नहीं आएगा, विश्वास नहीं करेंगे। अमेरिकन अपनी तरह से करें तो इंडिया के लोग वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम अपनी तरह से करें तो चाइनीज़ कैसे आएंगे, और फिर चाइनीज़ की कैसे बात होगी। सूरज कुमार, स्वागत है बेटा आपका, आपका स्वागत है। चलिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ज़रूरत महसूस की गई, ज़रूरत महसूस की गई कि भाई ऐसा है कि अब वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसे नहीं होता है कि हम अपनी बोली बोल रहे हैं, आप अपनी बोली बोल रहे हैं, ना हमें आपकी बात समझ आ रही है ना आपको हमारी बात समझ आ रही है। तो उसका तरीका क्या है कि या तो हम आपकी बोली वो सीख लें, या आप हमारी बोली सीख लें, या हम दोनों लोग कोई कॉमन बोली सीख लें। और इसीलिए तो इंग्लिश का विकास हुआ कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो आप इंडिया में भी कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, विदेशों में भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर तो इशारों से काम चलाना पड़ेगा। तो जिस तरह इंग्लिश एक ग्लोबल है, उसी तरह से एक नीड महसूस की गई कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर भी जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो सब एक जैसी होनी चाहिए। उससे क्या है, कैपिटल मार्केट इफिशियंट होगा, कैपिटल का फ्लो होगा, लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट होगा अगर हमारे पास सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी फिनेंशियल स्टेटमेंट रहे। कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 2.3 ऑफ ICAI फिनेंशियल रिपोर्टिंग, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, स्वागत है बेटा आपका। चलिए ध्यान दीजिए,
तो इसीलिए पूरी दुनिया में एक बात चली कि भाई देखो, या तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप अडॉप्ट कर लो, मतलब आप उसको अपना लो, या कन्वर्ज कर दो। कन्वर्ज करना मतलब मिला दो, उससे आप मिला दो। जैसे ट्रायल बैलेंस में इस साइड को उस साइड से मिलाया जाता है, उसी तरीके से आप कन्वर्ज कर दो, मतलब उसी के जैसा कर लो। तो एडॉप्ट मतलब एज इट इज मान लेना, और कन्वर्ज मतलब अपने हिसाब से कर लो। जैसे होता है ना रेडीमेड गारमेंट, हम एज इट इज लेके पहन लेते हैं, और कभी कभी रेडीमेड गारमेंट हम लेकर अपने साइज के मुताबिक थोड़ी सी फिटिंग करा लेते हैं, तो कपड़ा तो वही रहता है, फूल पत्ती डिजाइन तो वही रहता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, या तो अडॉप्ट कर लें और या फिर कन्वर्ज कर लें। मेन बात है सबका एक जैसा होना चाहिए। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, फाउंडेशन में भी आपने लाइन पढ़ी होगी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो बोला गया ये प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। ये किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को डेडिकेट नहीं करते, डिक्टेट नहीं करते, बल्कि ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा ही क्यों होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल की बात करेंगे, ना कि किसी ट्रीटमेंट को ऐसे दिखाने की बात करेंगे, जिद नहीं करेंगे, बल्कि आपको लॉजिकली वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक कंट्रीज मेरा मतलब है, अब मैं गारंटी तो नहीं कहता कि युगांडा भी होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि चाइना होगा, जापान होगा, कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, तो मैं कहूँगा गारंटी के साथ उन्होंने या तो अडॉप्ट कर लिया है या कन्वर्स कर लिया है। बताइए क्या? IFRS। और बहुत सारी ऑथोरिटीज भी हैं जो या तो अलाउ करती हैं या रिक्वायर करती हैं। अलाउ करना मतलब कह रखा है कि भाई आप फाइल करो IFRS से, या उन्होंने बोला है कि नहीं करना ही पड़ेगा, आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना ही पड़ेगा। अंकुर मल्होत्रा, बेटा हम बहुत अच्छे हैं। और आपका क्या रहा फाउंडेशन में? सॉरी, आप इंटर में तो अच्छे नंबर से पिछली बार पास हो गए थे। आप फाइनल की पढ़ाई शुरू कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी बोल दीजिए कि भैया आप पढ़ने का टाइम आ गया है, बहुत हो गया घूमना फिरना, अब स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा चालू करते हैं। ठीक है ना अंकुर? आइए। तो मैं कह रहा था कि भाई ऑथोरिटीज की डिमांड भी अब बढ़ती जा रही है, और इसी सब कारण के चलते ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के सहारे लेकर आ रही हैं। ठीक है ना? मैंने स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। हम आपके फाइनल में अच्छे नंबर की और अच्छे रैंक की कामना करते हैं, और जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ज़रूर करेंगे। अब आइए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लाइन में क्या प्रोग्रेस करी है। देखिए, ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज नहीं करेंगे तो बहुत ग्रो नहीं करेंगे। इवन चाइना जैसी कंट्री जो क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, उसने भी ओपन मार्केट की पॉलिसी अपनाई और कितनी तरक्की कर ली। उसी को देख के बाकी लोग भी, हम इंडियन भी, ये तो महसूस करने लगे कि भाई देखो, कंसिस्टेंट, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है? तो इंटरनेशनल बेंच मार्क का, हाँ, अरविंद सर भी बहुत जल्दी ऑडिट चालू करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। आइए, इंटरनेशनल बेंच मार्क का फॉलो करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने पहले से ही प्रोएक्टिव रोल करना चालू कर दिया, और उन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्ज करना शुरू कर दिया, जो बेसिकली IFRS के जैसे ही थे, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया। तो शुरू में तो हुआ कि भाई 2021 2011 में हम अप्लीकेबल कर लेंगे, लेकिन कुछ टैक्स इशू था, कुछ कंपनियों के ग्रीवेंसेस थे, तो बहुत सारी चीज़ों को करते हुए थोड़ा सा डिफर किया गया। अल्टीमेटली जब बहुत डिफरमेंट होने लगी और बाहर से भी प्रेशर आने लगा, तो हुआ कि भाई चलो अब फेज मैनर में तो काम शुरू कर दिया जाए। तो 2015-16 से वॉलंटरी और 2016-17 से मैंडेटरी, बट इन ए फेज मैनर, धीरे धीरे करके अप्लीकेशन करने की बात करी गई। उसके लिए अपने इंस्टीट्यूट ने भी बड़ी मेहनत करी, और लास्ट में
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको इन्होंने रिवाइज रोड मैप तैयार कर दिया। बैंकिंग उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया उन्होंने, और ये एग्जाम्पशन अभी भी लागू हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी को दिया, एनबीएफसी तो बाद में उन्होंने कवर कर लिया। और उसके अनुसार से मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे अप्रैल 2015 और अप्रैल 2016 से उन्होंने 2 फेज मैनर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू कर दिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कन्वर्ज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। आप लोग ऑफिस जाते हैं, आप लोग ऑफिस जाते हैं दोस्त, तो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनके फिनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो उसमें कुछ आपने फर्क देखा, जो आपने इंटर में एएस पढ़ा था उससे कुछ फर्क देखा आप लोगों ने? कुछ फर्क महसूस किया आप लोगों ने? चलिए मैं ही बता देता हूँ। नो सर, कोई फर्क नहीं है सूरज, बिल्कुल एएस की तरह ही है। ऐसा तो नहीं है, एएस से थोड़ा अलग है। करेंगे बात, धीरे धीरे पढ़िएगा। तो मैं आपको एएस तो मैंने पढ़ाया ही है, तो एएस भी थोड़ा सा कंपेयर करके बताता जाऊंगा, और आप खुद ही समझ जाएंगे नहीं भाई वो अलग चीज़ थी और ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये वही समझ लीजिए कि भाई पंजाबी गाने सुनना और बात है, और पंजाबी के साथ बाकी गाने सुनना और बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली आईएफआरएस ही है, लेकिन कन्वर्ज स्टैंडर्ड है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के थ्रू अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी ऑफ आईसीआई किया है, इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नकास, जिसका नाम अब नफरा हो गया है। और आजकल नफरा से बहुत लफड़ा चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, ऑडिट वगैरह को लेके। खैर उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं अपने काम की बात करूंगा। एएसबी एक कमिटी है जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इंस्टीट्यूट के, सीएस इंस्टीट्यूट के, आईसो कैम, फिक्की, और भी बहुत सारे एकेडमिशियन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो ये सब काम करते हैं। तो एएसबी कन्वर्ज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंड एस के नाम से रिलीज करता है, और उसको एमसीए लागू करता है। एक बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, आपका पेज नंबर भी आपको मैं बोलता जाऊं ना, पेज नंबर है 2.4, सीए इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 2.4। जो आपका जो इंड एस है, सर आई हैव वर्क ओनली ऑन एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए दोस्त आप इंड एस वाला बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। मैं कह रहा था कि इंड एस नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज द करस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब आईएफआरएस का जो नंबर होगा और जो नाम होगा, इंड एस भी वही है, ताकि विदेश में जब कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो, या बाहर वाले जब जानना चाहें, तो उनको हमें रेफर करने में, खोजने में दिक्कत ना हो। उनको पता है कि हमारे यहाँ अगर इसका नंबर 116 है तो यहाँ भी इसका नंबर 116 होगा और वही होगा। तो कन्वर्ज तभी होगा ना जब दिल मिले। तो पूरी तरह से जहां तक पॉसिबल हो मिलाने की कोशिश की गई है, जहां तक पॉसिबल हो, और रेफरेंस की बात आएगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है कार्व इन और कार्व आउट। देखिए, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हमने इंड एस को एज सच, सॉरी, हमने आईएफआरएस को एज सच अप्लाई नहीं किया। जब आईएफआरएस को एज सच सीधा सीधा अप्लाई नहीं किया,
ठीक है। तो हमने क्या किया, कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करना मतलब वही है कि रेडीमेड कपड़ा ला के फिट करना। अब जब फिट करेंगे तो कई बार काट छाट भी करनी पड़ती है, कई बार कुछ जोड़ना भी पड़ता है। तो देखिए यहाँ यही हुआ, थोड़ा काट छाट किया, थोड़ा जोड़ा, और इसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कार्व इन एंड कार्व आउट। देखिएगा, कोशिश तो यही करी गई कि भाई हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बिल्कुल उसी की तरह हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका अकाउंटिंग सिस्टम, उनका बिजनेस करने का तरीका हमारे से कहीं ना कहीं थोड़ा अलग तो है ही। अब इसके पीछे किसी का दोष नहीं है कि क्यों है, इसके पीछे सीधी सी बात है कि भाई उनका डेवलपमेंट अलग लेवल पे पहुंच चुका है, हमारा डेवलपमेंट अलग लेवल पे पहुंच चुका है। तो बिल्कुल एज इट इज एडॉप्ट करने से तो बात नहीं बनेगी। जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा कि जो हायर इनकम के लोग हैं इंडिया में, उनके कल्चर अलग तरीके का होता है, और लोअर इनकम के लोग हैं उनका कल्चर अलग तरीके से होता है। हायर इनकम वाले इंडिया में भी अलग तरह के कपड़े, जो बैटरी चाहिए था, क्या बोलते हैं, चार्जर, मेरा चार्जर ऊपर है, 303 में भी है, और बाकी आप लोगों के पास हो तो दे दीजिए। छोटी सी बात बता रहे हैं खाने पीने का। अब देखो, वो लोग जनरली बाहर खाना पीना खाते ज़्यादा पसंद करते हैं, पैसे हैं उनके पास। हाँ बेटा, बिल्कुल उसी तरह से लाइव होगी। तो और मैं जो पिछले बार मैंने कराया था उससे अलग मैं कराऊंगा, ताकि आपका वो तो अवेलेबल है ही, प्लस ये भी अवेलेबल हो जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उनके खाने पीने का तरीका, रहने सहने का अलग होता है, और जो लोअर क्लास या मीडियम क्लास के लोग हैं उनका अलग होता है। हम लोग घर में खाना ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारी वो जो बजट है वो बाहर परमिट नहीं करती। वो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं बाहर, क्योंकि उनके पास है। वो ज़्यादा घूमने जाते हैं, कम काम करते हैं। हम काम ज़्यादा करते हैं, घूमना तो भगवान ही मालिक है कि नहीं। तो ये फ़र्क तो देखो होना ही होना है इनकम क्लास का, उसी तरह से इकोनॉमी का फ़र्क होना है। और इसीलिए ऐसा हुआ कि भाई कुछ डिपार्चर हमें करना पड़ा, जहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो डिपार्चर हमें करना पड़ा। ठीक है ना। चलिए, एक डिपार्चर क्या था कि टर्मोलॉजी बदल गई। क्यों टर्मोलॉजी बदली? क्योंकि हमारे यहाँ कानून में कुछ और बात है। अब पार्लियामेंट को बिठा के सारे कानून तो बदलेंगे नहीं, हमारे यहाँ कुछ और ही सिस्टम चल रहा था। तो पार्लियामेंट को बिठा के सारे कानून बदलना तो पॉसिबल था नहीं। तो बोलिए, तो फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया कि भाई हम अपनी टर्मोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, उनकी नहीं। जैसे वो बोलते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है। वो बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम बोलते हैं बैलेंस शीट। चीज़ तो वही है, लेकिन अब देखिए, हम बचपन से किसी को बाबूजी बोल रहे हैं, तो बाद में पापा नहीं बोल सकते, वो भी किसी के कहने पे। नहीं, गलत बात बता रहा हूँ तो बोलो, बड़ा अटपटा सा लगेगा। हालांकि पापा बाबूजी एक ही बात है, बट मैं बचपन से बाबूजी बोलता हूँ। अब मेरे को कोई लाख बोले तो मैं, मेरे से मुंह से पापा निकलेगा ही नहीं। तो काहे को इस उम्र में आके इतनी मारा मारी करना? मतलब तो वही है, आदर तो वही है, तो फिर फर्क क्या है भाई? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई टर्मोलॉजी तो हम थोड़ी बहुत अपनी रखेंगे, हम आपके जैसी टर्मोलॉजी रखें ऐसा जरूरी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। एक तो यहाँ पे थोड़ा फर्क आ गया। दूसरा, कुछ ऑप्शंस जो थे इंडेस के और आईएफआरएस के, वो थोड़ी सी परेशानी होने लगी। तो नीड महसूस की गई कि भाई नहीं, चेंजेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेज आपके सर्कमस्टांसेज से अलग है। और जब हमने आईएफआरएस की चीज़ों को थोड़ा सा बदला, जहाँ एब्सोल्यूट नेसेसरी था, तो उसी बदलाव को बताइए क्या नाम दिया गया? कार्व आउट। तो कार्व आउट को पूछे ना कि भाई क्या है कार्व आउट, तो सीधे जवाब देना एक लाइन में कि भाई कार्व आउट डेविएशन है। किस चीज़ का? ऑफ इंड एस फ्रॉम आई एफ आर एस।
याद रहेगा। कोई भी बोले ना कि व्हाट इज कार्व आउट, तो बोलना कि भाई डेविएशन वो जैसे है उसके अलग हो गया तो उसको बोलेंगे कार्व आउट। और ये क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अलग है। मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनका डेवलपमेंट अलग लेवल पे, हमारा डेवलपमेंट अलग लेवल पे है। हम एज इट इज कैसे फॉलो कर लें ब्लाइंडली और हम नुकसान खा जाएं। इसीलिए कुछ चेंज करने की वो ज़रूरत पड़ी कि डिफरेंस विच आर डेविएशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज स्टेटेड इन IFRS आर कॉमनली नोन एज, बताइए, कार्व आउट। पूरी कोशिश करी गई कि वैसा ही हो, लेकिन नहीं कर सकते ना वैसा। अब वो खाने में दारू पीते हैं, हमारे यहाँ कोई दारू की नाम ले ले तो उसकी पिटाई हो जाएगी, और बिहार तो आपको पता ही, वहाँ जेल भी हो जाएगा। तो हम कैसे उनकी बात एज इट इज मान लें भाई? कोई मतलब नहीं एज इट इज बात मानने का। तो आज का पहला टेक्निकल वर्ड यही है आपके सामने कि व्हाट इज कार्व आउट। क्या बोलेंगे? डिफरेंस डेविएशन इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन IFRS। एस के अंदर इसकी बात भी की जाएगी आपकी पढ़ाई के दरमियान कि हम कहाँ कार्व इन और कार्व आउट हुए। आप कहेंगे सर कार्व आउट तो बता दिया, डेविएशन, कार्व इन क्या है? कार्व इन तो बड़ा सिंपल है कि अगर IFRS किसी चीज़ के बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता और हमारा इन डेस आगे बोलता है कि भाई ऐसे करो, तो कार्व इन हो गया। मतलब जो बाहर निकाला वो आउट हो गया, और जो एडिशनल गाइडेंस लेकर आ गए वो कार्व इन हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। मान लो कोई आइटम है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर, तो उन्होंने जो बोला हमने भी बोला, इसके अलावा हमारे एस ने बोला कि भाई 1 2 3 और चीज़ बताइए, और ये वहाँ नहीं बोला गया था, तो ये क्या है? यही कार्व इन है, जो वहाँ नहीं बोला गया था अब यहाँ बता दिया गया, तो दैट इज कार्व इन। तो एकदम माइंड में क्लियर हुआ कि IFRS और इन डेज के बीच में जो डेविएशन है वो कार्व आउट है, जहाँ बदलाव हुआ वो कार्व आउट है, जो हमने छोड़ के कुछ और अपना लिया वो कार्व आउट है, और जहाँ वो साइलेंट थे, जहाँ वो कुछ नहीं बता रहे थे, वहाँ हमने बात कर ली, ये क्या है? ये है कार्व इन। ठीक है दोस्त, साउंड वाउंड तो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल, कुछ एग्जाम्पल है कार्व इन कार्व आउट के, लेकिन अभी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे? जरा हम लोग पढ़ेंगे, कोई इंडेस, कोई IFRS, फिर उसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी देख लीजिए, जो इंस्टीट्यूट ने कहा है हम वही आपके सामने रख देते हैं। आप भी देख सकते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल है ना? ये नोट्स अलग से लेने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्टडी मटेरियल आई थिंक होना चाहिए। ठीक है ना? ये है पेज नंबर 2.5, मॉड्यूल 1 का पेज नंबर 2.5। देखिए, इंडेक्स ये कहता है कि अगर कोई मटेरियल प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन का ब्रीच होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, आज इंडेक्स ही पढ़ना है 1, रिपोर्टिंग पीरियड के पहले, तो लायबिलिटी ऑन डिमांड पेबल मान लो हो जाती है, तो एंटिटी को ये लायबिलिटी करंट के रूप में क्लासिफाई नहीं करनी है। इफ द लेंडर एग्री आफ्टर और बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल, इसको हम बोलते हैं ना इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट, नॉट ए डिमांड पेमेंट इन कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। ऐसा पैरा नंबर 74 में किया गया है। ठीक है, जबकि ऐसा इन डेस में, सॉरी IFRS में नहीं है। वो बोलते हैं नहीं, जिसको करंट में आपको दिखाना है। इन्होंने थोड़ा बदलाव कर दिया कि अगर लेंडर एग्री हो गया, मान गया कि हम पैसा तुरंत नहीं लेंगे, हालांकि हमसे डिफॉल्ट हो चुका है, तो आपको नहीं करना है, जबकि वो कह रहा है कि हमें करना है। ठीक है, यहां से लगा दीजिए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी उसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है कि नहीं?
तो ये पोर्शन अभी माफ़ कीजिएगा, मैं आपको भी नहीं बता रहा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। ये समझने के लिए दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो इसलिए कार्ब इन कार्ब आउट के एग्जाम्पल अभी मत करिए, जैसे हम लोग इंडेक्स शुरू करेंगे वहाँ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। आइए वैसे ही कार्ब इन के बारे में भी बात नहीं करेंगे। अब आइए, रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले मैं आपको बता रहा हूं कंपनीज अदर देन बैंक, जो दिया हुआ है अपने पेज नंबर 2.6 पे, आप देख सकते हैं। देखिए वॉलंटरी बेसिस पे 2015 से और कंपल्सरी बेसिस पे 2016 से। किन के लिए हो गया फेज 1? ये हो गया उनके लिए कि जो या तो लिस्टेड हैं या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हैं और नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। दो चीज़ें हैं, या तो आप लिस्टेड हो और या फिर लिस्टिंग में हो और नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। इवन अनलिस्टेड भी हैं और 500 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ है तो भी होगा। या होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, इनमें से कोई भी। तुम कह सकते हैं जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनियां हैं और जो भी अनलिस्टेड हैं, अगर उनका नेटवर्थ 500 से ज़्यादा है तो वो और उनकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर सब उस लपेटे में आ जाएंगे। 2017 से वो तो थे ही, कुछ और शामिल कर लिया। कौन? जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, जो फर्स्ट फेज में नहीं थे और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है, सॉरी नेटवर्थ 250 से 500 के बीच में है, वो भी इस लपेटे में आ गए और उनकी सब्सिडियरी। तो कह सकते हैं कि अब 500 का लिमिट खिसक के 250 करोड़ पे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्सचेंज पे है तो उसको इंडेक्स मैंडेटरी नहीं है। बट एक दूसरी बात, एक बार अगर आपने इंडेक्स फॉलो करना शुरू कर दिया वॉलंटरी या मैंडेटरी बेसिस पे, तो फिर अब आपके ये गले पड़ गया, फिर ये नहीं खिसकना। भले ही बाद में आपका क्राइटेरिया छोटा हो जाए, भले ही आपका बाद में नेटवर्थ 250 से 200 हो जाए, लेकिन एक बार अगर 250 हो गया और आपके ऊपर अप्लीकेबल हो गया तो फिर तो आप हमेशा ही वही करेंगे। और इंडेक्स का जो एडॉप्शन होगा वो स्टैंड अलोन बेसिस पर भी होगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पर भी होगा। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया स्टैंड अलोन मतलब अपना और कंसोलिडेटेड ग्रुप का, जो आप पढ़ते हैं ना एडवांस अकाउंट में, दोनों का हो। Company meeting the threshold for the first time at the end of accounting year shall apply Ind AS from the intermediate next accounting year with comparatives. Company meeting the threshold for the first time at the end of accounting year। अब मान लीजिए पहली बार मैं थ्रेशोल्ड को 2021-20 में पूरा किया, तो मैं 21-20 में कैसे चेंज करूंगा? बताइए कब से लागू होना चाहिए? थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को। अब मान लो मुझे अभी पता चला, आज कौन सा डेट है? आज है 2 अक्टूबर 2021 कि भाई मेरा नेटवर्थ बढ़ गया और मेरा अकाउंट वाले से बना आ रहा है। अब कैसे बना लूंगा मैं, आप बताओ जरा, है ना? तो रंजन बोल रहे हैं सर सही बात है, अभी से कैसे कर लेंगे, ये तो अब अगले साल से ही होगा। ठीक बात है भाई, अभी से तो चाह के भी नहीं कर सकते ना, ये तो हम अगले साल से ही कर पाएंगे। ठीक है, चल आगे चले। देखिए जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, रूरल बैंक को छोड़ के, रूरल रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना, चंपारण ग्रामीण बैंक, हिसार ग्रामीण बैंक, वो छोड़ दीजिए।
और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो एनबीएफसी हैं उनका देखिए क्या है। एनबीएफसी जिनका 500 करोड़ से नेटवर्थ ज़्यादा है 2018 से, और उनकी सब्सिडियरी, और एनबीएफसी जो कि लिस्टेड है, भले उनका 500 करोड़ से कम है, या अनलिस्टेड हैं और 250 से 500 के बीच में है, वो लोग 2019 से लपेटे में आ गए। और जब आएंगे तो अपना भी और कंसोलिडेटेड दोनों में ही ये चक्कर चलेगा, ठीक है। लेकिन जिनका 250 से कम है उनको वॉलंटरी बेसिस पर भी नहीं करना, ये तो मैंडेटरी है, लेकिन 250 से कम वाले बच्चे तुम साइड में रहो, इन देश बड़ों की चीज़ है, इसमें फालतू में उंगली करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक सवाल है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी तो हो गया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का वो नोटिफाई करके उन्होंने बता दिया कि भाई बैंक को अभी मत छेड़ो, बहुत पंगा हो जाएगा, तो बैंक को अभी उन्होंने डेफर कर दिया, और ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का डेफर कर दिया। तो कहने का मतलब आज सिचुएशन ये है कि 250 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ वाली कंपनियां हों या एनबीएफसी हो, इनके ऊपर कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनी हो या एनबीएफसी हो, इनके ऊपर कंपलसरी है, लेकिन बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपलसरी नहीं है। जहाँ तक सवाल है 2021-22 के अकाउंटिंग ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का, क्या ये बात अब दोस्तों को पूरी तरह से क्लियर हो गई? क्योंकि एक बार हो गया तो फिर हो ही गया ना, ठीक है। 21-22 तो इस साल के लिए नहीं है, आगे जब होगा तो देखा जाएगा। चलिए, अब एक नई चीज आई है, इन देश जब आया तो अपने साथ ये प्रेजेंटेशन भी लेकर आया, और वो प्रेजेंटेशन किसके बेसिस पे था? IRFS, उसका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन था वो हमारी प्रेजेंटेशन से बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो उनसे बिल्कुल अलग हो गया। अब ये हो गए परेशान कि भाई हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि भाई हम अपने कंपनीज एक्ट में ही एक डिवीजन और जोड़ देते हैं। भले कंपनीज एक्ट में एक तरीके से फॉर्मेट था, अब इन्होंने जोड़ दिया। शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट में ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग तो नहीं लेकिन पीएल बैलेंस शीट वगैरह का फॉर्मेट है, अब इन्होंने उसमें डिवीजन 2 जोड़ दिया 2016 से। और उसमें कहा कि जो लोग इन डेज के अनुसार बना रहे हैं वो डिवीजन 2 के अनुसार से बनाएंगे, और बाद में डिवीजन 3 भी जोड़ दिया एनबीएफसी के लिए। तो आज की तारीख में कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 कौन सा है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार बने वो पार्ट 1 है, वही 250 करोड़ के नेटवर्थ से कम वाले का जो बनाएंगे तो वैसे बनेगा। लेकिन जहाँ पर इंडेक्स लग रहा है उनके लिए कौन सा है? कंपनियों के लिए पार्ट 2 हो गया, और एनबीएफसी के लिए कौन सा है? पार्ट 3 हो गया। तो एनबीएफसी का तो खैर जरूरत कम पड़ेगा आपको, लेकिन इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि सभी कंपनियों के ऊपर अप्लीकेबल है एक्सेप्ट एनबीएफसी। थोड़ा सा छूट है बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के एक्ट में, अगर कोई अलग फॉर्मेट है तो उस पर शेड्यूल 3 ही नहीं लागू होता। अब जब शेड्यूल 3 नहीं लागू होता तो जब डिवीजन ए नहीं लागू होता तो 2 कैसे लागू होगा? उनको थोड़ी सी छूट है, बाकी तो सब लोगों के ऊपर ये डिवीजन लागू हो गया, ठीक है। ऑल कंपनी अदर देन बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस, जिन्होंने वॉलंटरी या मैंडेटरी काम करा हुआ है, जरूरत है,
उनको शेड्यूल 2 के अनुसार ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है और उसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको भी देखना है। ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस बैंकिंग के ऊपर ये लागू नहीं होता, मैंने बताया उनका अपना एक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता, उनका अपना एक्ट है इसलिए। इसके अलावा एंटिटी को सेबी की गाइडलाइंस वगैरह भी माननी है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली वगैरह के लिए उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। विच इज गाइडेड बाय द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडेस एंड इंडेस शेड्यूल 3 एंड दे कैन मेक सुटेबल मॉडिफिकेशन। मतलब वो चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत अपना चेंजेस अपना कर सकते हैं। बेसिकली ये कहता क्या है डिवीजन 2? तो ये इंस्ट्रक्शन देता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडिशनल डिस्क्लोजर सो दैट वी कैन कंप्लाई विद, बताइए, इंडेस। छोटा सा एक, क्या बोलते हैं इसको, ओवरव्यू है डिवीजन 2 का। हालांकि बाद में डिवीजन 2 हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आ जाइए पेज नंबर 2.9, सीए इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 2.9 पे आ जाइए, मॉड्यूल 1। भाई साहब, अप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, स्टैंड एलोन में भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, जो ग्रुप का बनता है ना उसके अंदर भी, इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर इंडेस 2। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा क्या? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये नई चीज है, ये नहीं था पहले। पहले हम लोग रिजर्व में सरप्लस वगैरह का शेड्यूल बना के काम चला लेते थे, लेकिन अब पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज बताना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स, पार्ट बनाओ। पहले ये था, ये एक्स्ट्रा हो गया, पहले ये था, ये था और ये था। तो पहले 4 पार्ट बोलते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स। अब 4 की बजाय कितने पार्ट हो गए बताए कोई? अब 4 की बजाय कितने पार्ट हो गए? अब 4 की बजाय 5 पार्ट हो गए। इसमें कैश फ्लो जो है वो इंडेस 7 के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है भाई। शेड्यूल 3 कहता है कि कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट इंक्लूडिंग इंडेस रिक्वायर एनी चेंज, तो फिर ऐसे सिचुएशन में शेड्यूल 3 को आप मान के चलना कि भाई मॉडिफाइड है। मतलब अगर कोई एक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई या इंडेस की रिक्वायरमेंट आ गई और शेड्यूल 3 पार्ट 2 में, डिवीजन 2 में कुछ और बोला गया है, तो बोला गया कि डिवीजन 2 को रहने देना, एक्ट और इंडेस के अनुसार काम करना। मतलब ये प्रोसीड करेगा, सुपरसीड करेगा इसको, है ना। मतलब अभी जो आपके पास इंडेस शेड्यूल 3 है डिवीजन 2, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ दी है जो बाद में एक्ट और इंडेस में बदल गई, तो एक्ट और इंडेस में बदलाव होगा तो इसको भी मान के चलना कि ये भी बदल गया। ये बदलाव आपको खुद कर लेना है ऑटोमेटिक। ठीक है। बैलेंस शीट, पता है इसमें बैलेंस शीट में क्या है? इस शीट में पहले कैश है, बाद में कुछ और चीज़ें हैं, इसमें फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है, बताएंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। तो ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देगा और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर भी बताएगा। आइटम जो प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले करेंट बाद में नॉन करेंट, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी के बेसिस पे नहीं करना है, आपको इसी के बेसिस पे करना है, एज प्रोवाइडेड इन एस 1। अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में क्या है कि फेस के ऊपर बहुत कम लिखना है, मिनिमम, ज़्यादा नोट्स वगैरह में देना है, और इनकम को, एक्सपेंसेस को नेचर के बेसिस पे बांटना है। और इसमें 2 स्टेटमेंट बनेगा, एक तो बनेगा पीएल अकाउंट और ठीक उससे सटा हुआ बनेगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ये नई चीज़ है। मतलब पीएल अकाउंट बेसिकली जो हम लोग बनाते थे ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2 भागों में बनेगा।
एक पार्ट होगा पीएल अकाउंट फॉर द पीरियड, और एक ठीक उसी से सटा हुआ होगा कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। ओके। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इट इज ए न्यू कंपोनेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड एस फ्रेमवर्क। ये एक नई चीज है, मैंने कहा ना आपको, ये एक नई चीज है। इसके अंदर जितना भी ओपनिंग है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, बीच में क्या हुआ, क्या आया, क्या गया, इसके बारे में बताना है। किस चीज़ का? कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, इच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। हालांकि इक्विटी का भी अपना नया मतलब आएगा, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। The format also include disclosure of equity component of compound financial instrument in other equity in accordance with Ind AS 32। पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे दिखाना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एस इंड AS 07 के अनुसार आपको बताना है। नोट्स जो है, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें अगर कहीं भी नैरेटिव डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत आएगी या डिसएग्रीगेशन की ज़रूरत आएगी तो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं अगर रिकॉग्नाइज हुई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है तो वो भी देंगे आप। डिस्क्लोजर अंडर इंड AS, जैसे फेयर वैल्यू मैनेजमेंट, हायरार्की, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ों का डिस्क्लोजर होगा। ठीक है ना। और ये एडिशनल स्टेटमेंट के ऊपर होगा जब तक कि फेस के ऊपर बताने को ना बोला जाए। और कुछ चीज़ें फेस पर भी करी जाती हैं, जैसे ईपीएस आप जानते हैं, जब तक फेस पे नहीं बोले तो एडिशनल स्टेटमेंट दे के आप ये सारी चीज़ें करेंगे। अब देखिए, द सिचुएशन वेयर कंप्लायंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 13 इंक्लूड इंड AS रिक्वायर एनी चेंज इन ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर, जैसे एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, डिलेशन हुआ इन द फॉर्मेट गिवन 3, तो भाई परमिट करता है सच चेंजेस टू बी मेड एंड रिक्वायरमेंट शुड स्टैंड मॉडिफाइड। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्ट और इंड AS किसी और तरीके से बोलना है, जैसा शेड्यूल 3 में नहीं दिया हुआ, तो आप मान के चलो कि शेड्यूल 3 अपने आप अल्टर्ड हो गया, है ना, अपने आप। मतलब हमें कंप्लाई करना, आप ये समझिए कि इंड AS के लिए शेड्यूल 3 बना है, शेड्यूल 3 के लिए इंड AS नहीं बना। अच्छा, मान लो कभी कन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रहा है शेड्यूल 3 का, तो कह रहा है कि वो इन एडिशन है, सब्स्टिट्यूट नहीं है इंड AS का। मतलब इंड AS की जो चीजें वो तो करनी ही करनी है, वो तो आपको स्पेशली बताना ही बताना है। ठीक है कि नहीं। कभी भी अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए इंड AS का शेड्यूल 3 के अनुसार, तो आप पहले इंड AS को कंप्लाई करो, शेड्यूल 3 को देख लिया जाएगा। कहने का मतलब इंड AS बड़ा है, एक्ट बड़ा है, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 डिवीजन 2 छोटा है, नीचे उसको माना जाएगा। चलिए थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन की बात और कर लें। हालांकि शेड्यूल 3 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, बट वो ऐसे पढ़ने का मजा नहीं है। कुछ AS वगैरह पढ़ लेंगे, तब उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को हम जान पाएंगे। आइए हम लोग ना स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस से ही चलेंगे, उससे पता भी चलता रहेगा कि कितना कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। नहीं तो पहले मैं एक पढ़ा दूँ, फिर 4 पे चला जाऊँ, फिर 10 पे चला जाऊँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी खुद ही बड़ा सीक्वेंस में दिया हुआ है, हमें ज़रूरत ही नहीं वहाँ जाने की, कूदने की, फानने की। देखिए, कोई भी एक्ट या रेगुलेशन स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करता है तो वो एडिशनल होगा शेड्यूल 3 के अनुसार, पहले से तय कर लीजिए।
कि भाई जो कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इंड एस में तो उसका वही मीनिंग होगा शेड्यूल 3 में जो उस इंड एस के अंदर रखा हुआ है। जैसे मान लो एसोसिएट रिलेटेड पार्टी लिखा हुआ शेड्यूल 3 में, लेकिन उसका मीनिंग कहाँ लेना है? इंड एस में। कोई भी टर्म जो इंड एस के अंदर डिफाइन नहीं है तो उसके लिए आप फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, along विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। अगर कोई उसमें भी नहीं है तो आपको इंड एस 8 देखना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी पॉलिसी को डेवलप और अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं है तो फ्रेमवर्क में जाइए, फ्रेमवर्क में भी नहीं है तो इंड एस 8 में जाइए कि भाई पॉलिसीज हमें कैसे करनी है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आपको देखना है। सर 250 करोड़ इंक्लूसिव है कि नहीं? आइए, सूरज ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर एग्जैक्ट कोई 250 करोड़ हो तो क्या करेंगे। आइए दोस्त, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद जज हैं। देखिए 250 करोड़ और मोर, ठीक है, जाहिर है 250 भी कवर हो गया। और ऊपर देखिए कोई दिक्कत नहीं, 250 करोड़ और मोर यानी कि 250 करोड़ भी शामिल है। ठीक है ना? चलें बेटा आगे चलें। पढ़िए, देखिए शेड्यूल 3 नहीं अप्लाई होगा बैंकिंग इंश्योरेंस, क्योंकि उनका अलग ही बाजार है। इलेक्ट्रिसिटी आपने तो पढ़ा ही है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट है, पढ़ा है पीसीसी में। तो उनका अपना ही फॉर्मेट है, तो वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ आ गया मैं? अच्छा, मैं तो आगे बढ़ गया था ना, हम तो जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। एक मेटलिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा से प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखिए इसके बारे में उन्होंने कहा है कि भाई आइटम इंडिविजुअल या कलेक्टिवली अगर इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक डिसीजंस को दैट यूजर मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो जाके उसको हम मटेरियल मानेंगे। असल में मेटलिटी नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। ये एंटिटी को एसेस करना है कि इंडिविजुअली या कम्बिनेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन ये मटेरियल है इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज ए होल, ठीक है ना, ये आप सिक्योर है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि भाई इसको दिखाया जाए या इसको ना दिखाया जाए। बस इतना है कि इंड एस 1 कहता है कि जो मटेरियल आइटम है उसको सेपरेट प्रेजेंटेशन करना है अनलेस इट इज ई मटेरियल, ठीक है कि नहीं। और लेकिन लॉ अगर रिक्वायर करे तो फिर दिखाना है, लॉ कहे तो दिखाना ही है, नहीं तो जो मटेरियल है उसका सेपरेट प्रेजेंटेशन होगा, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट निकाला है कंपनीज एक्ट डिवीजन 2 के लिए। उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम लोग उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो गाइडेंस नोट है ये ईच आइटम के बारे में बताता है, बैलेंस शीट भी है, डिफरेंसेज बताता है डिवीजन 1 डिवीजन 2 में क्या डिफरेंस है, और इलस्ट्रेशन फॉर्मेट वगैरह भी देता है। कौन किसने इसे इशू किया है? अपने इंस्टीट्यूट ने इशू किया है गाइडेंस नोट ऑफ डिवीजन 2, ठीक है। अब ये जो प्रोफेशनल तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन एज ए स्टूडेंट अभी उसके बारे में बहुत मत करिए, पहले जितना है अपनी स्टडी मटेरियल में उसे निपटाते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। आइए लिस्ट, ये है साहब, एज सच अब तक जो है वो ये लिस्ट है जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। असल में इसमें नंबरिंग जो दी गई है ना, वो नंबरिंग उनके अनुसार से दी गई है। उन्होंने पहले ही कहा था नाम और नंबर वही है जो उनका है। अब पहले
IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 1 2 3 था। बाद में वहाँ पे आ गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो उनका नंबर 101 से शुरू हुआ। तो हमने भी 101 से लेकर, गौर से देखिए, 116 लगातार है। ये ओरिजिनल इशू हुए हैं IFRS। ये पहले थे इंडेस, मतलब एस थे। तो हमने जब उनके ऊपर कोई बात करी तो फिर ये सब करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहेंगे सर ये टोटल कितने हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए, टोटल काउंट करेंगे आप तो 39 है। लेकिन आपको अपने सिलेबस में, मतलब इतना तो इंडिया में इशू हुआ है, लेकिन आप पढ़ना नहीं है 39। तो कितना पढ़ना है, 3 या 9? भैया 3 और 9 नहीं पढ़ना, 34 पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। आपको नहीं पढ़ना है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपको नहीं पढ़ना है एक्सप्लोरेशन, आपको नहीं पढ़ना है डिस्क्लोजर, मतलब आपको नहीं पढ़ना है 104, 106 और 112। आपको नहीं पढ़ना है रेगुलेटरी डेफर्ड अकाउंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी सब पढ़ना है एक को छोड़ के, और जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के अंदर जो बातें होती हैं वो नहीं पढ़ना है। तो 34 में से 5 घटा दीजिए, 39 में से आपको 34 पढ़ना है। तो भाई साहब 34 चैप्टर तो है ही, भले ये कहें कुछ भी, लेकिन 34 चैप्टर हैं, तभी तो 4 4 मॉड्यूल हैं। आप बताइए, क्या किसी और में 4 मॉड्यूल है? डायरेक्ट टैक्स वगैरह में हो सकता है, और ये चारों मॉड्यूल आपने देखा होगा 5 5 6 6 सौ पन्ने के हैं। तो दमदार सफ़र रहने वाला है हम लोगों का, A to Z। अब जाहिर है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपने पहले एस तो पढ़ ही रखा है, और ये एस से थोड़ा ज़्यादा डिटेल है, क्योंकि एस में तो ट्रीटमेंट है ना, ये प्रिंसिपल्स है। तो ये आपको पढ़ना है 34। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई सब में अगर 4 4 घंटा भी मान के चलें, 5 5 घंटा भी मान के चलें, 2 2 3 3 क्लास भी मान के चलें, तो भाई साहब 100 क्लास से तो यही हो जाएंगी 200। बाकी थोड़ी बहुत और भी प्रैक्टिकल बातें, थोड़ी प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? चल, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन डेज 1। प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन डेज 1। क्या रेडी हैं सब लोग? अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया 1 घंटे में? क्या आपको बताया, क्या गपशप करा 1 घंटे में? गपशप करा कि भाई इन डेज क्या है, क्यों है, कितना है, और कब से लागू होगा, किन के इन पर ये लागू होगा। तो इस बैकग्राउंड को अपने दिमाग में रखिएगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो अभी तक नहीं आए, बाकी अब देख लीजिएगा, मेरी नज़र में तो नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे 34 इंडेस हमें पढ़ना है अगले 4 5 महीने में। ठीक है ना? तो ये तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, और इसको पढ़ते समय थोड़ा लॉ वाली नज़र पैदा कीजिए, प्रिंसिपल बेस है ना, तो लीगल लैंग्वेज थोड़ा सा आपको नज़र डेवलप करनी है, तभी इस इंडेक्स को पढ़ने का मज़ा आएगा। जैसे अकाउंट का हम चैप्टर पढ़ते हैं ना फाउंडेशन में, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, वैसे नहीं मिलेगा यहाँ पे। जैसे आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटर में एस पढ़ते हैं या कोई लॉ पढ़ते हैं, उस तरह का एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का नाम लेके शुरू किया जाए। याद है वहाँ पे एस में क्या नाम था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ ये नहीं है, डिस्क्लोजर वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका नाम नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है मित्र, आइए शुरू करते हैं।
देखिए ये बेसिक स्टैंडर्ड है which prescribe the overall requirement for the presentation of general purpose financial statement and guidelines for these structure। कि भाई क्या कंपोनेंट होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल होना चाहिए, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए। इन जनरल पर्पज स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन और उसकी प्रिपरेशन से संबंधित, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित गाइडलाइंस इसके अंदर है। ठीक है, ये मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं और इनके जनरल फीचर्स के बारे में बताते हैं। द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, पेज नंबर बताऊं दोस्तों, पेज नंबर है 2.13। सब लोग स्टडी लेके बैठ जाइए। 2.13 सी इंस्टीट्यूट का 2.13। तो ये मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और जनरल फीचर्स के बारे में बताते हैं। दिस प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट आर सप्लीमेंटेड। जरा ध्यान देना, यहाँ तो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे क्योंकि नाम क्या है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है प्रेजेंटेशन। ये अब सप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब चावल दाल तो मिल गया, अब रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, इसके लिए आपको अदर इंडेक्स है ना भाई साहब, 38 और। तो ये तो हो गया जनरल गाइडलाइंस, लेकिन इसको हेल्प करने के लिए ज़्यादा नहीं है, 38 इंडेक्स और सपोर्ट में है। ठीक है, 38 इंडेक्स आपके और सपोर्ट में है। तो चला जाए और आगे बढ़ा जाए। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मतलब है बेसिस फॉर प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पज फिनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है द एंटिटीज फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज के बीच में कंपैरेबिलिटी लाना मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम। बिग बॉस ये चाहते हैं कि आपके पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर किया जाए और आपके पड़ोसन से कंपेयर किया जाए, तब जाके बात बनेगी। और उसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव है कंपैरेबिलिटी। किसी भी एज का तो यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है। अभिषेक शर्मा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, करिए ना बेटा करिए। ठीक है, इट सेट आउट द ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर स्ट्रक्चर एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर देयर कंटेंट। कैसे प्रेजेंट करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें क्या कंटेंट होगा, इस बात के बारे में ये बात करता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये नोट्स बिल्कुल स्टडी मटेरियल है, जिनको हमने थोड़ा बोल्ड बोल्ड में सजा दिया है। तो मैं आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चले आगे, इसको आपने पढ़ा होगा, जितने भी एस हैं सब में था बेटा ऑब्जेक्टिव और स्कोप का क्लॉज, हर लॉ में होता है। तो इंडेक्स भी तो लॉ ही है, तो इसके अंदर भी होगा। देखिए ये कहता है कि इट अप्लाइज ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज इंक्लूडिंग जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हों एज पर एज 27 या कंसोलिडेटेड बना रहे हों एज पर 110। आपने पढ़ा है ना होल्डिंग,
होल्डिंग सब्सिडी को मिला के बनाया जाता है, उस पर भी लागू होगा। होल्डिंग का अलग, सब्सिडी का अलग, स्टैंड एलोन जिसको बोलते हैं, उस पर भी लागू होगा। लेकिन ये नहीं लागू होगा इंटरिम फिनेंशियल जो एज 34 में बनाया जाता है। हालांकि उसमें पारा 15 से 35 वाला लागू होगा, लेकिन बाकी नहीं लागू, नॉट एप्लीकेबल। दिस स्टैंडर्ड यूजुअली terminology that is suitable for profit oriented entity including public sector business entity। मतलब इसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल किए गए हैं ना, वो ज़्यादा, देखो भाई प्रॉफिट की बात है, हम तो प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई नॉन फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी हो या कोई पब्लिक सेक्टर नॉर्मल इसको अप्लाई करना चाहता है, तो भाई उसको अपनी चीज़ों को अमेंड कर लेना चाहिए। हम मतलब हमारा इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली हम किसके लिए हैं? हम प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी के लिए हैं, ठीक है। या मान लो ऐसी एंटिटी जिसमें इक्विटी है ही नहीं, एज डिफाइंड इज इंडेक्स 32, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उनको थोड़ा सा आपने अडॉप्ट करना पड़ेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स या यूनिट होल्डर इंटरेस्ट। मतलब इसमें इक्विटी ही नहीं है, तो उनको अपना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो आप अपना अमेंडमेंट कर लीजिए। तो इन्होंने क्या बोला कि हम कंसोलिडेटेड सेपरेट सब पे लागू होंगे, 34 में नहीं होंगे। हम प्रॉफिट के लिए बने हैं, नॉन प्रॉफिट आप देख लेना। हम इक्विटी के लिए बने हैं, नहीं है तो फिर उसको आप अपना देख लेना, वो आपके ऊपर छोड़ दिए। ये बहुत प्यारा डिफिनीशन है बेटा कि जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ये बिना पढ़े जरा सोचिए, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या समझते हैं? हम लोग ही समझते हैं कि जनरली इस्तेमाल होता है, कोई बताएगा? आप जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? राजन जी बताइए, अगर बिना पढ़े बताइएगा। और आपसे कोई कहे कि जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्त? हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 202.14। यही कहेंगे ना कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंडेस ये नहीं कहता। इंडेस कहता है कि ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच आर इंटेंडेड टू मीट द नीड ऑफ यूजर who are not in a position to require entity to prepare tailored to their particular need। अब रिलायंस इंडस्ट्री है, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्री को क्या बोल सकता हूँ और मेरी क्या बात मानने को मजबूर है? कुछ भी नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, तो उनके लिए जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर कोई बैंक है जिससे रिलायंस लोन लेने जा रहा है, फिर तो बैंक उनको नाको चने चबाएगा, उनको बोलेगा ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसे बना के दिखाओ। तो बैंक तो मजबूर कर सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर मजबूर कर सकता है, आरओसी वाले मजबूर कर सकते हैं कि हमारे लिए इस तरह का बना के दिखाओ, लेकिन हम तो नहीं कर सकते ना। तो जब हम नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके लिए जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बन रहा है। स्पेशल की जो बात होगी वो फिर कभी होगी, अभी उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। बीच बीच में शब्द आएगा इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल का जो मतलब लिया गया है वो ये कि हमने अपनी तरफ से सारी रीजनेबल कोशिश कर ली, ऑल रीजनेबल कोशिश कर लिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, तो इसको बताइए क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। इंडेस क्या है वो तो आप समझ ही गए, सेक्शन 113 के अंदर 33 के अंदर है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मेटेरियलिटी क्या है, मतलब मटेरियल किसे बोलेंगे, क्योंकि इस एज के अंदर मटेरियल का बड़ा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो बोल रहा है कि मटेरियल वो है जिसके ओमिट करने से, मिसस्टेट करने से या ऑब्स्क्योर मतलब धुंधला होने से हमें लगता है कि भाई डिसीजंस इन्फ्लुएंस होगा।
जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, जो इसके बेसिस पे अपना काम करेंगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटेरियलिटी। आप सब जानते हैं मेटेरियलिटी नेचर और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के। ठीक है, अब बताइए कौन सी सर्कमस्टांसेज है जब ऑब्सक्योर होंगी? जब मटेरियल आइटम या उसका ट्रांजेक्शन या उसके इवेंट को ऐसी लैंग्वेज में डिस्क्लोज किया गया जो अनक्लियर है। मटेरियल आइटम को स्कैटर्ड कर दिया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ दिखा दिया, पता ही नहीं चल रहा। डिसिमिलर आइटम को एग्रीगेट कर दिया, सिमिलर आइटम को अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, मटेरियल आइटम को इमटेरियल आइटम में छुपा दिया, मतलब ये मेन आइटम है लेकिन इसके अगल बगल में पहाड़ लगा दिया बहुत सारी इंफॉर्मेशन का, पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कोई मेन आइटम है। ये भी गलत माना जाएगा, प्राइमरी यूजर को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये काउंटेंट को, ये प्रेजेंटर को देखना है कि भाई क्या प्राइमरी यूजर का डिसीजन इंपैक्टेड होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, लेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, जो एंटिटी को अलग से कुछ मांगते भी नहीं हैं और वो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लिखा है उसी के बेसिस पे ले लेते हैं। वही तो हमारे प्राइमरी यूजर हैं, उन्हीं के रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम ये बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पूरा ध्यान देना चाहिए इस बात का कि वो मिसगाइडेड ना हो, कोई चीज़ उम्मीद ना करें कि उनको दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए, नोट्स क्या है भाई? तो यहाँ नोट्स का मतलब है, ये इंडेक्स नोट्स की जो बात करता है वो ये कहता है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू दैट प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अदर कंप्रहेंसिव नोट्स। याद रखिए, इन एडिशन टू, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, हालांकि पीएल और ये दोनों एक ही चीज है, उसको नोट्स बोलेंगे। और नोट्स नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होगा या डिस इंटीग्रेशन ऑफ डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम दैट डज नॉट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन ऑफ दोज स्टेटमेंट्स। ठीक है, द ओनर्स आर होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड एज इक्विटी, ऑनर्स उसको बोलेंगे। पीएल अकाउंट क्या होगा? टोटल इनकम लेस एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें नहीं शामिल होगा कंपोनेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। रीएडजस्टमेंट किसे बोलेंगे? आगे सब सारे टर्म्स आने वाले हैं भाई। रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट वो होगा जो प्रॉफिट लॉस में क्लासिफाई हुआ है लेकिन वो रिकॉग्नाइज हुआ है अदर इनकम इन करेंट और प्रीवियस पीरियड, मतलब अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की चीज थी जो प्रॉफिट लॉस में रिक्लासिफाई हुआ है, उसको बोलेंगे। और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम क्या है? चेंज इन इक्विटी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन और दैट इवेंट अदर देन दोज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद ऑनर इन देयर कैपेसिटी एज ऑनर। ऑनर को छोड़ के बाकी जितने भी चेंजेज हुए हैं वो सब देखें। अब इन सभी टर्म को हम दोबारा जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे लौट के आएंगे और इसको देखेंगे। ये ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को शामिल करता है। एक नई चीज आई है कि भाई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम क्या है? तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का मतलब है इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिक्लासिफिकेशन दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड बाय अदर इंडेस। कोई भी इंडेस नहीं कहता, नहीं परमिशन देता है कि इसको पीएल में ले जाओ, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड के रूप में करो और फिर भी वो इनकम एक्सपेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा या रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आएंगी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, पढ़ेंगे हम लोग।
इंडेस 16 और इंडेस 38। इंडेस 16 पीपीई का है और 38 इंटेंजिबल का है। जो आपने एज 10 और 26 पढ़ा था ना, ये उसी का पार्ट है। डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स जो होते हैं, उसमें अगर कभी डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान को रीविजर किया तो देखेंगे। चिंता ना करें बेटा, पढ़ना तो सब है, अभी बस उसका रेफरेंस दिया जा रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन बैंक पढ़ा है, उसका अगर कोई गेन लॉस हो, उसके बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पढ़ा था आप लोगों ने। गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, 109 के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। गेन और लॉस फिनेंशियल स्टेटमेंट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ये सब पढ़ते रहेंगे। गेन और लॉस ऑफ कैश हेज ट्रांजेक्शन, मतलब 109 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी, बट चिंता ना करो, 109 तो पढ़ना ही है और खूब पढ़ना है। तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में वो चीज़ें हैं जो बेसिकली पीएल में लिखने के लायक नहीं है, लेकिन इनकम एक्सपेंसेस हैं, तो उनको अदर कर दिया, दो हिस्से बना दिए। ठीक बात है कि नहीं? चलिए, भाई पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है आप बहुत जानते हैं, हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका इंडेस A1 क्या कहता है, जरा वो भी तो सुन लीजिए। देखिए, कहता है कि हमें फिनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और कैश फ्लो के बारे में जानकारी देनी है, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम एंटिटी के एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर और कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। अदर इन्फॉर्मेशन नोट्स में देना है ताकि यूजर प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर कैश फ्लो और उसकी टाइमिंग और उसकी अनसर्टेनिटी, ये सब वो प्रेडिक्ट कर सके, इस बात के लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये हमारा काम है। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पज है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब देखिए कंप्लीट सेट क्या बनेगा एज पर AS1, इंड AS1, आप देख लीजिए। इंड AS1 पेज नंबर है 2.18, सब लोग चेक करें अपने स्टडी मटेरियल। बैलेंस शीट डन, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डन, चेंज इन इक्विटी डन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स, और भी कंप्रेसिव इंफॉर्मेशन कंपरेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीवियस पीरियड, और इसमें जो है ना अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी आ गया। अब एक बैलेंस शीट और नई चीज़ है, एक तो ये आ गया, एक ये चेंजेज आ गया एक्स्ट्रा, और ये बैलेंस शीट है बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड व्हेन एंटिटी अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी रेस्टो इफेक्टिवली और मेक्स ए रेस्टो इफेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम, और व्हेन इट इज रिक्लासिफाइड आइटम इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग पढ़ेंगे आगे। इंडेस में कहा गया है, इसमें नहीं और भी बहुत सारे में, कि अगर आप पॉलिसी चेंज करते हैं तो शुरू से करना है। अब शुरू से करेंगे तो कितना शुरू से करें, तो बोला एकदम शुरू से करो। अब एकदम शुरू से करेंगे तो क्या सारा बैलेंस शीट बनाए, बोला कि नहीं, जो आप कंपेरिजन कर रहे हैं 2021 को 20 से, 20 के शुरू में एक बार बैलेंस शीट बनाइए। अगर ये एएस आपने फॉलो किया होता फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो एक नई रिक्वायरमेंट आ गई कि अगर कोई पॉलिसी चेंज करोगे तो आपको पीछे का बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, मत करो वही अच्छा है। तो ये सातवीं चीज इसके अंदर ऐड हो गई। पहले तुम यही करते थे 1 2 3 4 5, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई, और एक ही ऐड हो गया। पहले तुम 4 चीज़ें रखते थे, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो, नोट्स और कंपरेटिव, लेकिन अब ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया और ये ऐड हो गया। ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। एंटिटी सिंगल स्टेटमेंट पीएल का बनाएगा, जिसके अंदर पीएल और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम होगा। सेक्शन विल प्रेजेंटेड टुगेदर डायरेक्टली फॉलोड बाई अदर इनकम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। देखो, इसके अलावा अगर आप कुछ और देते हो, जैसे मैनेजमेंट रिव्यू भाई, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट,
तो वो सब देखो बाहर है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। अब कैसे वैल्यू एडेड बनाओगे, इन्वायरमेंट रिपोर्ट कैसे दोगे और बाकी सब चीज़ें कैसे करोगे, ये मेरे से भाई बात ना करो, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है ना। देखिएगा, एन एंटिटी सेल प्रेजेंट सिंगल स्टेटमेंट, ये बातें हमने कर ली। पहले पीएल, बाद में अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। कुछ चीज़ें हैं वो आउटसाइड हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। और ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो उसके नोट्स को दिखाने की जरूरत नहीं, वो बातें आपको नहीं करनी है। ठीक है। बड़ा प्यारा पेज नंबर 19 पे फ्लो चार्ट है, उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज यहीं रुका जाए, आज यहीं रहा जाए। पहली क्लास है, थोड़ा सा आप इसका व्यू लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगली क्लास कब है? अगली क्लास है लाइव। ऐप में तो ये हमेशा अवेलेबल रहेगा ही, लेकिन लाइव अगर आपको देखना है तो आपकी अगली क्लास है कल। यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा ये, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल 12 से 2। कल कौन सा डेट है? कल डेट है 3/10/2021। मिलते हैं फिर कल, ठीक रहेगा। तो कल हम लोग मिलते हैं। आपके लिए होमवर्क है, ये जो हम लोगों ने 19 पेजेज पढ़े, पेज नंबर 1 से लेकर 19 तक, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यही टारगेट रहेगा, 1.5-2 घंटे में डेली 19-20 पेज हम लोग खत्म करेंगे। भाई साहब पेज बहुत है, ठीक है कि नहीं। 500 पेज है मॉड्यूल 1 में, एक महीने के अंदर कार्यक्रम होना चाहिए। मिलते हैं कल 12 से 2। तब तक आप सबको गुड नाइट। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा काम सीखते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू। अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए, ये क्लासेस सब यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। तो आप ऐसा करिएगा, वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतना कर दीजिए, किसी का भला हो जाए तो इसमें कोई बुरा थोड़े ना है। बहुत सारे बच्चे क्लासें नहीं ले पाते हैं, तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके सर्कल में जो भी हैं, टॉपर्स के हों या टॉपर्स के बाहर के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को शेयर करिए। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो कोरोना के टाइम में, ये बड़ी बात है। ठीक है ना। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड।